ओके, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में सेकेंड लेक्चर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और समटाइम यू कैन से इनर शेल ट्रांजिशन। तो जो प्रीवियस लेक्चर है उसका हल्का सा रिव्यू लेके आज के लेक्चर पे हम जाते हैं। रिव्यू ये था कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में डॉक्टर रोंजन ने 1895 में अपने डॉक्टर कॉलेज की एक डिस्चार्ज ट्यूब को यूटिलाइज किया। इस एवेक्यूएटेड डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गन थी। इस इलेक्ट्रॉन गन में एक फिलामेंट है जिसको लो टेंशन बैटरी से अटैच किया गया। इलेक्ट्रॉन इस लो टेंशन बैटरी के इफेक्ट की वजह से हीट अप होते हैं, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं। आफ्टर गेनिंग थर्मल एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन ये टारगेट मेटल जो कि हाईवी एटॉमिक नंबर या हाई एटॉमिक नंबर पोजेस करने वाली मेटल है, टंगस्टन हो सकती है, मोलिब्डेनियम हो सकती है, ये टारगेट एज ए एनोड के तौर पे ट्रीट होगा। अब इलेक्ट्रॉन, इमिटेड इलेक्ट्रॉन और टारगेट के दरमियान हाई वोल्टेज सिग्नल अप्लाई किए गए 30 kV टू 100 kV। जब ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन हाई काइनेटिक एनर्जी वाली टारगेट मेटल पे फॉल करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड। दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर गिवन द नेम एक्सरेज, जिनकी वेवलेंथ रेंज 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम तक वेरी करती थी। तो अब जो इनसाइड प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एक प्रोसेस कल मैंने किया, कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे जिनको ब्रेमस्ट्रॉलिंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ब्रेमस्ट्रॉलिंग इसलिए कि ये एक जर्मन लफ्ज है जिसका मीनिंग है ब्रेकिंग रेडिएशन। तो फर्स्ट प्रोसेस में कंटिन्यूस एक्सरे में ये था कि जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन सडनली टारगेट मेटल के करीब जाके स्लो डाउन हो जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाती है। द डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रॉन अपीयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटॉन, जिनको एक्सरे फोटॉन कहा गया था। तो वो जो फोटॉन प्रोड्यूस हुए, एक्सरे फोटॉन, द क्वालिटी ऑफ एक्सरे फोटॉन whether they are hard X-ray or a soft X-ray is a function of operating voltage given to electron। यानी जो एक्सरे प्रोड्यूस्ड हुई हैं उनकी जो क्वालिटी है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है? इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस्ड होंगे इलेक्ट्रॉन गन से, उनको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज दी गई है। अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज ज्यादा होगी तो इन इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और ये हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन जब स्लो डाउन होंगे तो एज ए रिजल्ट आपके पास जो फोटॉन प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कम होगी। इन्हें हार्ड एक्सरे कहेंगे। और अगर ऑपरेटिंग वोल्टेज कम है तो इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी कम है। लो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल पे फॉल करते हैं तो जो एक्सरे प्रोड्यूस्ड होंगे उनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होगी और करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लॉन्गर होगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट एक्सरे फोटॉन। तो ये क्वालिटी डिपेंडेंस आ गई। फिर मैंने कहा इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिलामेंट करंट पे। अगर हाई करंट है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो आउटपुट में फोटॉन भी ज्यादा प्रोड्यूस्ड होंगे, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। और अगर फिलामेंट करंट कम है, कम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड हुए हैं तो आपके पास आउटपुट में फोटॉन भी कम प्रोड्यूस्ड होंगे। तो ये तो प्रीवियस लेक्चर था। अब सेकंड की तरफ जाते हैं। बेसिकली ये है कि ये जो टारगेट मेटल है इसके अंदर में मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम्स हैं। मैं एक एटॉमिक अरेंजमेंट लेता हूं, हैवी टारगेट में एक एटम लेता हूं न्यूक्लियस, और बाय ऑर्बिट में कंसेंट्रिक शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, ये एक नहीं है, ये बहुत से हैं। तो हम किसी एक का इनकाउंटर करवाते हैं, किसी एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं एज ए टारगेट। तो ये एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? ये कल भी मैंने कहा 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इस पॉइंट पे हाई काइनेटिक एनर्जी वाले इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जब एटम की फील्ड में एंटर होंगे तो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स इन आने वाले इलेक्ट्रॉन को अपोज करेंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनवर्ड जाता जाएगा। वो सबसे आउटर ऑर्बिट में उसको हल्की सी रिपल्शन फोर्स फील होगी, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा है।
आगे घुस गया, फिर रिपल्शन फील होगी, फिर घुस गया, करते करते ये के शेल तक आ जाएगा, के ऑर्बिट तक। अब के शेल का साइज बाकियों की निस्बत सबसे कम है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोबेबिलिटी ये है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करे और उसको नॉक ऑफ कर दे, इजेक्ट कर दे। तो ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन के शेल के ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से कोलिजन करता है और इसको इजेक्ट करके एटम से बाहर निकाल देता है और खुद स्कैटर्ड हो जाता है इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो जब के शेल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके बाहर आ गया तो एज ए रिजल्ट के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, वैकेंट एनर्जी स्टेट। और याद रख लो, जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के करीब होगा, लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी किन ऑर्बिट की होती है? जो क्लोज टू द न्यूक्लियस होती हैं। And all the electron wants to reside in a lowest possible energy state in order to gain stability। कि जितनी एटम में जिस ऑर्बिट की एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन ज्यादातर अपने आप को कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में रिजाइड करना चाहते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिले। तो हायर ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है तो वो अनस्टेबल है। तो यहां पर जब वैकेंसी क्रिएट होगी तो एल, एम और एन शेल, जो ऊपर वाले शेल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे कि भाई एक वैकेंट स्टेट क्रिएट हुई है और वो फौरन उस स्टेट को फिल अप करेंगे, जंप करके के शेल में आ जाएंगे। तो एल वाला अगर के में आता है, एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके के में आता है, तो एल और के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक फोटॉन इमिट होगा। बात ध्यान में आ गई? अगर m वाला के शेल की वैकेंसी को फिलअप करता है तो m और k के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एक और फोटॉन इमिट होगा, लेकिन दोनों की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से डिफर होगी। क्यों? कि दोनों का एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस क्या है? डिफरेंट है। इसी तरह n से भी आ सकता है। तो यूं आपको आउटपुट में डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। बात ध्यान में आ गई? ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी, इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? डेफिनेट या डिस्क्रीट होगी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कहा कि जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टारगेट मेटल पे फॉल करते हैं, पैकेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे डिस्चार्ज ट्यूब से इमिट होता है। तो डिटेक्टर से जब इनको डिटेक्ट किया गया और इस ग्राफ को स्टडी किया गया, जो कि इंटेंसिटी वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ का ग्राफ है, तो इस ग्राफ का जो पहला हिस्सा है ये क्या बता रहा है कि कंटिन्यूस एक्सरे इमिट हो रही हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। लेकिन यहां पर देखिए शार्प पीक्स ऑब्जर्व हुई हैं। ये पीक्स इंडिकेट करती हैं कि इन पीक्स के करस्पॉन्डिंग जो एक्सरे फोटॉन प्रोड्यूस्ड हुआ है उसकी वेवलेंथ डेफिनेट है, यानी एक पर्टिकुलर डेफिनेट वेवलेंथ वाला एक्सरे फोटॉन इमिट हुआ है। तो अभी आपको पता चल गया कि अगर के शेल के अंदर वैकेंसी क्रिएट होती है और हायर शेल के इलेक्ट्रॉन एल, एम, एन, ओ अप टू सो ऑन, ये हायर शेल के इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल अप करते हैं, तो एज ए रिजल्ट एल और के डिफरेंस के इक्वल एक स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगी। इसे कहते हैं के अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन। और अगर m से k शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो m और k के डिफरेंस के इक्वल अनदर स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होगी, इसे k बीटा स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं। और अगर n से आता है, n से k में इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो उसे k गैमा स्पेक्ट्रल लाइन, इस किस्म की एक्सरे को कहते हैं k कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। तो इसकी मैथमेटिक्स को देखें, k में वैकेंसी क्रिएट होगी। अब जो मैक्स प्लांक का कंसेप्ट है, एटम के अंदर जब भी दो ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं कि ट्रांजिशन लेवल्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है तो दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के इक्वल फोटॉन रिलीज होता है, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच है। अब जो एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा ई एल और के का होगा, तो मैं क्या लूंगा, ई एल माइनस ई के इज इक्वल टू एच है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालें तो एच ई एल और ई के नीचे डिवाइड हो गया और एफ के नीचे लिख दें के अल्फा, क्योंकि इसमें इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस लाइन की, के अल्फा लाइन की, इसकी एनर्जी क्या है, एल और के का डिफरेंस बन रही है। और अगर एम से आता है, अब ये मर्जी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एल से आएगा एम से आएगा,
इन इलेक्ट्रॉनों का L, M और N से K में आना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स हैं जिन्हें सिलेक्शन रूल्स कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है, इन्हें कहा जाता है अलाउड ट्रांजिशन। और वो सिलेक्शन रूल यहाँ इस लेवल पे नहीं है, सिर्फ आप जहन में रख लें कि क्वांटम मैकेनिक्स अलाउ करती है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन L वाला K में आएगा या M वाला आएगा या N वाला आएगा, क्योंकि एक एटम नहीं है, बहुत सारे एटम्स हैं। किसी एटम में क्वांटम मैकेनिक्स L के इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती है, तुम आ जाओ। किसी दूसरे एटम में, क्योंकि मिलियन ट्रिलियन ऑफ एटम है टारगेट के, क्वांटम मैकेनिक्स M के इलेक्ट्रॉन को अलाउ करती है कि तुम जाओ K में और उस वैकेंसी को फिलअप करो। और किसी में O वाले, तो हमें तो आउटपुट में तो मुख्तलिफ एक्सरेज मिल रही है ना, हमें तो ये ग्राफ बता रहा है, हमने सबको एक्सप्लेन करना है। तो ये इक्वेशन 1 जो है ये K अल्फा स्पेक्ट्रल लाइन होगी। अब अगर M से आता है तो इसी इक्वेशन 1 में क्या चेंज करेंगे? देखिए K में तो ट्रांजिशन हो रही है, K वाली एनर्जी फिक्स रहेगी। ऊपर L था ना, तो L की जगह आप क्या डाल दोगे? EM माइनस EK डिवाइडेड बाय H, तो इसे कहेंगे K बीटा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो K बीटा होगी, इक्वेशन 2। इसी तरह अगर N से आता है तो N वाले में आप क्या करेंगे? EK उसी तरह होगी, तो फर्स्ट एनर्जी में आप क्या डाल देंगे? EN माइनस EK ओवर H, तो इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे K गैमा। तो अब आपको क्रिस्टल क्लियर आंसर मिल रहा है। क्वेश्चन 1, 2 और 3 को देखें कि L और K का एनर्जी डिफरेंस कुछ और है, M और K का कुछ और है, N और K का कुछ और है। तो ये जो एनर्जी गैप है, एनर्जी डिफरेंस है, इसकी वैल्यू कंटिन्यूस नहीं है बल्कि डिस्क्रीट है। इसलिए यहां पर जो एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रा बनेगा वो डिस्क्रीट होगा, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होगी, वेवलेंथ आप इस इक्वेशन से निकालेंगे। EHF C इक्वल टू F लैम्डा, तो F की वैल्यू C बाई लैम्डा, HC बाई लैम्डा। तो लैम्डा क्या आएगा? लैम्डा इस तरफ आ जाएगा, E डिवाइड हो जाएगा HC बाई E। तो जितना एनर्जी गैप ज्यादा होता जाएगा, वेवलेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी। एनर्जी गैप कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। तो इस किस्म की एक्सरे को कहते हैं जिन एक्सरे में तमाम हायर शेल के इलेक्ट्रॉन जम करके K में आए, K की वैकेंसी को फिलअप करें, K कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब L से K में आया था तो L में भी तो वैकेंसी क्रिएट हुई है ना। अब L की वैकेंसी को उससे ऊपर वाले फिलअप करेंगे, तो ऊपर कौन सा है? M है, N है, इसी तरह O है। तो अगर M से L में आता है, L की वैकेंसी फिलअप हो रही है, M से L में आता है, तो अब जो फ्रीक्वेंसी या जो स्पेक्ट्रल लाइन एमिट होगी उसे कहेंगे L अल्फा। तो इसकी इक्वेशन या मैथमेटिक्स कैसे बनेगी फिर देखें। EM माइनस EL इज इक्वल टू HF, तो F की वैल्यू निकालें तो EM माइनस EL H डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा, लेकिन यहां पर इसे नाम क्या देंगे? L अल्फा। इसी तरह अगर ऊपर से आता है तो EN माइनस EL ओवर H, अब इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? L बीटा। और L गैमा क्या होगी? N से ऊपर O, EO माइनस EL ओवर H, तो L अल्फा, L बीटा, L गैमा, इसे कहते हैं L कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे? कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग होता है फीचर्स, प्रॉपर्टी। इसको सुने गौर से। मूजले एक साइंटिस्ट था, मूजले ने जब ये एक्सरे प्रोड्यूस्ड हुई तो एक्सरे एमिशन स्पेक्ट्रा की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को स्टडी किया डिफरेंट टारगेट मटेरियल के लिए। यहां पर जो टारगेट है, लेट्स सपोज टंगस्टन है, टंगस्टन टारगेट है, तो टंगस्टन के एटम के दरमियान मैं K अल्फा लाइन की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने जा रहा हूं, तो इक्वेशन 1 मुझे आंसर देगी। टंगस्टन का जो एटम होगा, टंगस्टन के एटम में L और K, L शेल और K शेल का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, वो जो एनर्जी डिफरेंस है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी, जो स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी, उसकी फ्रीक्वेंसी K अल्फा। अब मूजले कहते हैं अगर मैं टारगेट चेंज करता हूं, टंगस्टन की जगह मोलिब्डेनियम रखता हूं, अब मोलिब्डेनियम का एटम बनाएंगे न्यूक्लियस ऑर्बिट, तो मोलिब्डेनियम में L और K का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो टंगस्टन के L और K के एनर्जी डिफरेंस से क्या होगा? डिफरेंट होगा। किसी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा और किसी में कम। तो इस तरह
मोलिब्डेनियम के केस में के अल्फा की जो फ्रीक्वेंसी होगी, स्पेक्ट्रल लाइन की जो फ्रीक्वेंसी होगी, टंगस्टन टारगेट की निस्बत क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो पता ये चला कि यहां पर जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, उनकी एनर्जी जो है, इट इज ए फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द टारगेट मटेरियल, इट इज ए फंक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टारगेट मटेरियल, feature of the target material, or you can say the frequency of emission spectra of X-ray is a function of atomic number of the target element, उसके atomic number पे डिपेंड कर रही है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक किस वजह से कहते हैं कि टारगेट की कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है, टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। तो मूजले ने मुख्तलिफ टारगेट यहाँ पे रखे और जितनी भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइन इमिट हो रही थी उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया। उनकी फ्रीक्वेंसी को स्टडी करने के बाद उसने एक स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट ये थी, तो जो दे, हालांकि इसका फिजिक्स के साथ ताल्लुक नहीं है, ये केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो मैं यहाँ इस टॉपिक के साथ लिंक बन गया है तो ये बता देता हूँ कि द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन इन एक्स-रे इमिशन स्पेक्ट्रा इज ए फंक्शन ऑफ atomic number of the target element, यानी square root of frequency is directly proportional to atomic number, ये बन जाती है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल के लेक्चर को जब अपलोड किया तो बहुत से लोगों ने ये भी बात की कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम एक्सरे क्यों नहीं प्रोड्यूस करते। तो याद रख ले, हाइड्रोजन के एटम के बाहर ऑर्बिट में सिंगल इलेक्ट्रॉन है। जब वो सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 से सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल अप टू इंफिनिटी में जाता है, तो हाइड्रोजन एटम के जो फर्स्ट 2 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस था L और K का, वो बनता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड और 1 का एनर्जी डिफरेंस बनता है 12.1। फर्स्ट और लास्ट ऑर्बिट का इंफिनिटी स्टेट का एनर्जी डिफरेंस बनता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर जो हैवी टारगेट एटम है, इनके जो फर्स्ट 2 ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। वहां सबसे मैक्सिमम एनर्जी गैप कितने है, 13.6। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इस इक्वेशन में डालें और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड करें, तो आपको हाइड्रोजन एटम में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी रेडिएशन मिली थी, अल्ट्रावायलेट, लेमन सीरीज में। लेकिन यहां आपको एक्सरे मिल रही है, एक्सरे की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट से क्या है, ग्रेटर है। तो इसका आंसर ये है कि जब टारगेट हैवी होगा, एटॉमिक नंबर ज्यादा होंगे, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में तो सिंगल प्रोटॉन था, अब सिंगल प्रोटॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, बहुत वीक थी। लेकिन जब प्रोटॉन की तादाद बढ़ गई हैवी टारगेट रखने से, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स भी इलेक्ट्रॉनों पे क्या होगी, ज्यादा। तो एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज करेगा, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ क्या होगी, कम, तो एक्सरे प्रोड्यूस्ड होगी। इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ स्मॉलर एनर्जी गैप, और हैवी टारगेट जो है वो हाई एनर्जी गैप होने की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। तो अब इस स्पेक्ट्रम की तरफ आए कि स्पेक्ट्रम में ये पहला रीजन ये जो है ये कंटिन्यूस एक्सरे को एक्सप्लेन करता है, और जहां पर ये शार्प पीक्स आ रही हैं, ये शार्प पीक किसको रिप्रेजेंट करती हैं, इनर शेल ट्रांजिशन या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे को। तो यहां पर मैंने के और एल सीरीज की एक्सरे बनाई है। तो के सीरीज में जितनी भी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलेंगी, इनमें जो के गैमा होगा, क्योंकि के गैमा का एनर्जी गैप क्या है, ज्यादा है। जब एनर्जी डिफरेंस देखें ज्यादा बनेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और वेवलेंथ कम होगी। तो देखिए ये सबसे कम वेवलेंथ वाली है, तो के गैमा की एनर्जी सबसे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीटा से ज्यादा है, और के बीटा की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के अल्फा से ज्यादा है। तो के सीरीज में सबसे एनर्जेटिक एक्सरे कौन सी होगी, के गैमा। ये आपका एमडी कैट का एमसीक्यूज भी होता है। और अगर एल सीरीज में जाए तो एल सीरीज में एल गैमा की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू एल बीटा और एल अल्फा क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन के और एल को कंपेयर करें तो एल की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट
फ्रीक्वेंसी और एनर्जी वाली स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो वीकर होगी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एल सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी और फ्रीक्वेंसी वाली स्पेक्ट्रल लाइन वीकर होगी सबसे वीकेस्ट के सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन से। तो के सीरीज की सबसे वीकेस्ट कौन सी है? के अल्फा। इट मीन एल में जो एल गैमा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी के अल्फा से भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि के इनका जो एनर्जी के सीरीज वाली का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एल के। तो इसलिए इनको के कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कहा जाता है। अब लास्ट में जब प्रोडक्शन प्रोसेस हमने डिस्कस किया था कॉलेज ट्यूब के अंदर, हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मेटल पे फॉल करती हैं तो ये जो पैकेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड हो रहा है। तो अब अगर कोई पूछ ले तो आपने क्या कहना है कि इस प्रोसेस में यहाँ पर दोनों फिनोमेना हो रही हैं। कुछ फोटॉन कंटिन्यूस एक्सरे की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही हैं और कुछ फोटॉन इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हो रही हैं। तो आपको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी मिल रहा है और साथ में डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी मिल रहा है। तो ये था एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रा, इनर शेल ट्रांजिशन और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। क्लियर होगी बात? सी यू।